एक ऐसी कहानी जिसमें सस्पेंस है, थ्रिल है, मिस्ट्री है, डर है और हम सब का फेवरेट टाइम लूप है। तो इतनी अमेजिंग स्टोरी को कौन नहीं सुनना चाहेगा। आज की वीडियो में हम इरेज्ड एनिमे सीरीज की कहानी को जानेंगे जिसमें ये सब कुछ का एक बढ़िया तड़का है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि इरेज्ड मिनी सीरीज में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स हैं और इन्हें मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि आज वाली वीडियो पार्ट 1 है जहां पहले 6 एपिसोड्स कवर होंगे। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको आज के वीडियो स्पॉन्सर हनीगेन के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, पैसिव इनकम हर कोई कमाना चाहता है और ऐसे में हनीगेन की मदद से आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। बस आपको यहाँ अपना इंटरनेट शेयर करना होगा। अब देखो, इन पैसे से आप मिलियनेयर तो नहीं बन जाओगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर होगा कि आप अपने नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या फिर इन गेम परचेजेस करते हो ना स्किन्स वगैरह के, उसका खर्चा निकाल लोगे। यहाँ बस आपको अपने डिवाइस में हनीगेन को इंस्टॉल करना है, उसे रन करते हुए छोड़ देना है एंड वॉइला, आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे। इट इज जस्ट लाइक एयरबीएनबी और उबर, जस्ट आपके मोबाइल फोन के लिए। अब यहाँ अगर इसमें आप जंप टास्क को इंटीग्रेट कर देते हो तो ना सिर्फ आपका कोई थ्रेशोल्ड नहीं रहेगा, बल्कि आप 50% एक्स्ट्रा कमा सकते हो। अब यहाँ आपके मन में होगा कि भाई इंटरनेट शेयर हो रहा है तो ये कितना सेफ है। वेल, मैं आपको बता दूं, हनीगेन 100% सेफ है। इनफैक्ट यहाँ आपका जो इंटरनेट होता है वो बस बिजनेसेस यूज करती है कुछ पब्लिक डेटा गैदर करने के लिए, लाइक बेस्ट डील क्या है, किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, और ये जो पूरा सिस्टम है इनक्रिप्टेड है। साथ ही ये बहुत ही लो स्पीड और लो डेटा गैदर करती है, तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। तो देख लो, रिसर्च कर लो, पूरी तरह से सेफ है। और अगर आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो तो वहां मेरा कोड हॉन्टिंग जरूर यूज करना ताकि आपको $5 साइन अप पे मिल जाए। अब आप तेज हो, आपको पता ही है कि लिंक इसको इंस्टॉल करने का कहां होगा। वेल, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, तो जल्दी से जाओ, हनीगेन को इंस्टॉल नाउ। तो पहले एपिसोड की शुरुआत साल 2006 से होती है, जहां सतोरू नामक बंदा पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा था। रास्ते में सतोरू के पास से एक ट्रक गुजरती है, जिसके बाद सब कुछ एकदम फ्रीज हो जाता है और अचानक से सतोरू वापस टाइम में पीछे उसी ट्रैफिक सिग्नल पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहां वो थोड़ी देर पहले खड़ा था। सतोरू घबराते हुए कहता है कि फिर से रिवाइवल स्टार्ट हो गया। वेल, इसके बाद सतोरू फिर से उसी ट्रक के पास से गुजरता है, जहां इस बार वो ट्रक के अंदर नोटिस करता है कि ट्रक ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील सही तरह से हैंडल नहीं कर रखा था। सतोरू उस ट्रक ड्राइवर के पीछे जाता है एंड टू हिज सरप्राइज वो ट्रक ड्राइवर दरअसल में सो रहा था। यहाँ इरी कातागिरी नाम की एक लड़की, जो कि सतोरू की ही कलीग थी, वो सतोरू को ट्रक का पीछा करते हुए देख लेती है। यहाँ सतोरू ट्रक से थोड़ी दूर पर ही एक बच्चे को देखता है और उस बच्चे को बचाने के लिए ट्रक के विंडो से होते हुए स्टीयरिंग व्हील को टर्न कर देता है एंड एज अ रिजल्ट वो बच्चा तो बच जाता है, लेकिन इस चक्कर में सतोरू एक कार से टकरा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सतोरू अपने आप को एक हॉस्पिटल बेड पे पाता है, जहां कातागिरी उसे बताती है कि वो ही उसे यहां लेकर आई है। कातागिरी कहती है कि दरअसल उस ट्रक ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया था और वो मर चुका था, लेकिन सतोरू को कैसे पता चला कि ऐसा कोई एक्सीडेंट होने वाला है। इस पे सतोरू कातागिरी से कहता है कि यह महज एक इत्तेफाक था। वेल, घर जाते वक्त सतोरू इस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है, जहां हमें पता चलता है कि उसके पास रिवाइवल नाम की एक सुपर पावर टाइप है, जिसकी वजह से जब भी आसपास कुछ गलत होता है तो सतोरू अपने आप टाइम में पीछे चला जाता है, जहां उसके पास उस इंसिडेंट को रोकने का एक मौका होता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां सतोरू अपने आप ही टाइम में पीछे चला गया था ताकि वो उस बच्चे को बचा सके। वेल, नेक्स्ट सीन में सतोरू अपने घर आता है, जहां वो देखता है कि उसकी मॉम, जो कि गांव गई हुई थी, वो घर वापस आ गई थी। शाम को ब्रंच के टाइम वो लोग टीवी देख रहे होते हैं, जहां एक मिसिंग बच्चे की न्यूज चल रही थी। सतोरू की मॉम उससे कहती है कि क्या उसे याद है कि बचपन में उनके यहाँ भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था और उस वक्त सतोरू की जान भी खतरे में पड़ गई थी। अब सतोरू को कुछ कुछ बातें याद आने लगती है, जैसे कि बचपन में उसका योकी नाम का एक दोस्त हुआ करता था, जिसे पुलिस ने अपने ही क्लासमेट्स के किडनैपिंग के लिए बाद में अरेस्ट कर लिया था। खैर, सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम सतोरू को एक बुक शॉप में देखते हैं और यहाँ वो एक पुरानी मैगजीन देखता है, जिसमें सतोरू के 5th ग्रेड के दौरान हुई एक घटना का जिक्र था। यहाँ योकी के बारे में लिखा हुआ था, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, और साथ ही विक्टिम्स के नाम में सतोरू को कायो नाम भी दिखाई देता है। ये नाम देखते ही सतोरू के आगे एक फ्लैशबैक आता है, जहां वो याद करता है कि कायो एक बहुत ही शांत रहने वाली लड़की हुआ करती थी। और साथ ही सतोरू को एक रात की बात याद आती है, जब उसने कायो को
पार्क में अकेले खड़ा देखा था ना। सिंस वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, इसलिए सतोरू ने उससे कुछ पूछा नहीं और आगे बढ़ गया। और वो आखिरी दिन था जिसके बाद कायो हमेशा के लिए गायब हो गई और कुछ दिन बाद उसकी मृत शरीर मिली। इस इंसिडेंट का सतोरू पे गहरा असर पड़ा था और इसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया था और वो खुद से कहता था कि काश मैं उस दिन रुक कर कायो से बात कर लिया होता, शायद मैं उसे बचा लेता। दूसरी तरफ सतोरू की मॉम को एक दिन पहले का एक इंसिडेंट याद आता है जहां उन्होंने रोड पर एक आदमी को किसी बच्ची को एक वैन के पास ले जाते हुए देखा था और जैसे ही उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा वो आदमी अलर्ट हो गया और उस बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया। सतोरू की मॉम को लगता है कि वो आदमी कोई किडनैपर था और पता नहीं क्यों उसकी आंखें उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। इसके बाद हम सतोरू की मॉम को एक ओल्ड न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें लिखा था कि योकी के पकड़े जाने के बाद भी बच्चों के गायब होने का सिलसिला चलता रहा था, विच क्लियरली मेंट कि पुलिस ने इतने सालों पहले किसी गलत आदमी को अरेस्ट किया था। वो योकी नहीं था जो कि बच्चों को किडनैप कर रहा था, बल्कि कोई और था जिसे शायद सतोरू की मॉम पहचानती है। सतोरू की मॉम जल्दी से घर जाती है और यहाँ वो डिसाइड करती है कि वो सतोरू के घर आते ही उसे सब कुछ बता देंगी। अब जब वो ये सब सोच रही होती है तभी एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि कोई आदमी उन्हें स्टैब कर देता है और मरते मरते सतोरू की मॉम उस आदमी का फेस देखते हुए कहती है कि मैं सही थी, ये वही है, और इसी के साथ वो दम तोड़ देती हैं। जब सतोरू घर वापस आता है तो वो अपनी मॉम को मरा हुआ पाता है और तभी घर की ओनर यहाँ आ जाती है और वो सतोरू के हाथ में लगे खून को देखकर उसे ही अपनी माँ का कातिल समझ लेती है। इसके बाद पुलिस यहाँ आती है और वो सतोरू को गिरफ्तार करने ही वाली होती है कि तभी सतोरू का रिवाइवल हो जाता है। जी हाँ, वही फेनोमेनन जब वो समय में यानी कि टाइम में पीछे चला जाता है, लेकिन इस बार वो 1-2 दिन या कुछ महीने पीछे नहीं बल्कि 18 साल पीछे चला गया था, जो कि वो वक्त था जब सतोरू 5th ग्रेड का स्टूडेंट हुआ करता था। जी हाँ, इसका मतलब है कि जो कुछ भी सतोरू की मदर के साथ हुआ उसका कनेक्शन 18 साल पहले किसी इंसिडेंट से था, इसीलिए सतोरू रिवाइवल में इतना पीछे चला गया। 18 साल पहले जाके शायद वो इन सब चीजों को रोक सकता है। इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म। अब दूसरे एपिसोड में हम सतोरू को अपने क्लास में देखते हैं जहां वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है। साथ ही उसे स्कूल में कायो भी मिलती है जिसका सबसे पहले कत्ल हुआ था और इसीलिए सतोरू डिसाइड्स कि वो कायो पर नजर रखेगा। कायो का कोई भी दोस्त नहीं था और इसलिए सब लोग उसका मजाक बनाया करते थे। सतोरू कायो को ही स्टेयर किए जा रहा था और तभी वो कायो के पैर पर ब्लड क्लॉट के निशान देखता है, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह मारा हो। खैर, लंच के दौरान सतोरू के सारे दोस्त समझ जाते हैं कि वो कायो को देख रहा है और ऐसे में वो बोलते हैं कि हम तुम्हें उससे बात करने में मदद करेंगे। उनके कहने पर स्कूल ओवर होने के बाद सतोरू कायो के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि क्योंकि उन दोनों का घर एक ही एरिया में आता है तो वो सोच रहा था कि वो दोनों एक साथ घर जा सकते हैं और वो उससे दोस्ती भी करना चाहता है। कायो सतोरू की इस बात पे ध्यान नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है कि तभी सतोरू कायो के पैर पर एक और जख्म देखता है और वो मन में ही सोचता है कि कायो के मरने से पहले ही कायो के साथ कुछ तो बुरा चल रहा था एंड अगर वो कायो को बचा पाया तो शायद वो अपनी मॉम को भी बचा पाएगा। तो नेक्स्ट डे जब सतोरू अपने फ्रेंड्स के साथ वापस घर जा रहा था तब सतोरू का एक फ्रेंड नोटिस करता है कि सतोरू के हाथ में ग्लव्स नहीं थे और वो सतोरू से कहता है कि जरूर वो अपने ग्लव्स सीक्रेट हाइड आउट में भूल गया होगा। इस पॉइंट पे सतोरू को याद आता है कि उन लोगों का एक सीक्रेट हाइड आउट भी हुआ करता था और ये सोचकर वो अपने फ्रेंड से आज हाइड आउट पे चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी सब उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम भूल गए कि हम कुछ दिनों के लिए हाइड आउट नहीं जाने वाले थे। सतोरू बात संभालते हुए कहता है कि मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। एनीवेज, केनी को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है और वो अकेले में सतोरू से पूछता है कि सब तो ठीक है ना। वो सतोरू को स्कूल मैगजीन पढ़ने के बारे में भी याद दिलाता है, जिसके बाद घर आकर सतोरू सबसे पहले स्कूल मैगजीन ही पढ़ता है। यहाँ उसे मैगजीन में कायो का एक आर्टिकल मिलता है जिसमें कायो ने लिखा था कि वो बड़े होकर एक ऐसे आइलैंड पे जाना चाहती है जहाँ वो जो चाहे जब चाहे कर सके और उसे रोकने वाला वहाँ कोई ना हो, इवन उसकी मदर भी वहाँ ना हो। ये पढ़कर सतोरू को लगने लगता है कि शायद कायो की मॉम एक अच्छी मॉम नहीं है और वही उसे मारती पीटती है। सतोरू अब डिसाइड करता है कि वो कायो से दोस्ती करके ही रहेगा और उसे बचा भी लेगा। रात को डिनर करते वक्त सतोरू अपनी मॉम से कहता है कि वो अपने बर्थडे पर अपने सभी दोस्तों को घर पे बुलाना चाहता है। खैर, नेक्स्ट डे स्कूल से वापस जाते वक्त सतोरू कायो को खोजते हुए पार्क में जाता है जहाँ कायो घर जाने से पहले कुछ टाइम स्पेंड किया करती थी। पार्क में आकर वो कायो से कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और इतना कहते हुए वो कायो को अपना बर्थडे इन्विटेशन कार्ड देता है। कायो सतोरू का हाथ नोटिस करती है, इसमें ग्लव्स नहीं थे, तो उस पर सतोरू बताता है कि वो कहीं गुम हो गए हैं। अब इस सीन में हम क्लियरली देख पाते हैं कि सतोरू के मन में कायो के लिए फीलिंग्स आने लग गई थी।
इसी बीच सतोरू के मुंह से निकल जाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा, और ये सुनकर कायो यहाँ से शर्माकर भाग जाती है। कायो के यहाँ से जाने के बाद सतोरू अपने आप में ही सोचने लगता है कि आज से कुछ ही दिनों बाद कायो अचानक से गायब होने वाली है और उसके बाद उसकी मृत शरीर यानी कि डेड बॉडी मिलेगी। लेकिन सतोरू को वो एग्जैक्ट डेट याद नहीं था जब ये इंसिडेंट हुआ था, और इसीलिए वो उस दिन को डे एक्स का नाम दे देता है, और तभी उसे एक और क्लू याद आता है। दरअसल सतोरू ने जो ओल्ड न्यूज़पेपर देखा था उसमें हर विक्टिम की एज 11 ईयर्स थी, लेकिन कायो की मौत 10 साल की उम्र में हो गई थी, विच मेंट कि डे एक्स कायो के बर्थडे से पहले ही था। एंड इसीलिए डे एक्स का पता लगाने के लिए पहले सतोरू को कायो का बर्थडे का पता लगाना होगा। इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि सतोरू कायो से उसका बर्थडे पूछता है, लेकिन वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। इसीलिए सतोरू अपने होम रूम टीचर मिस्टर योशिरो के रजिस्टर में से ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी योशिरो यहाँ आ जाते हैं और उनके पूछने पर सतोरू बता देता है कि वो यहाँ कायो की बर्थ डेट देखने आया है। वेल, योशिरो रजिस्टर में देखकर बताते हैं कि कायो और सतोरू की DOB सेम है, यानी कि 2 मार्च। इसका मतलब ये कि कायो 1 मार्च से पहले ही किडनैप होने वाली थी। अब घर से वापस जाते वक्त सतोरू योकी से भी मिलता है, जिसे कायो के मर्डर के केस में सजा मिली थी, और उसे देखकर सतोरू श्योर हो जाता है कि योकी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो योकी का भी फ्यूचर ठीक कर देगा। यहाँ से सतोरू कायो के घर जाता है, जहाँ उसे मेन डोर लॉक मिलता है, लेकिन यहाँ उसे कायो के फटे हुए ग्लव्स और उसका बैग भी गिरा हुआ दिखता है। नाउ पास ही एक स्टोर रूम भी था, जिसे ओपन करने पर सतोरू कायो को यहाँ फ्लोर पे जख्मी हालत में देखता है। तभी कायो की मॉम यहाँ जाती है और सतोरू गुस्से में उनसे पूछता है कि कायो को ये चोट कैसे लगी। कायो की मॉम कहती है कि ये बात तो कायो ही तुम्हें बताएगी, और यहाँ डरी हुई कायो झूठ बोल देती है कि वो बस गिर गई। इसके बाद कायो और उसकी मॉम अंदर चली जाती है, और यहाँ सतोरू को समझ आ जाता है कि कायो अपनी मॉम से इतना ज्यादा डरी हुई है कि वो सच भी नहीं बोल पा रही। नेक्स्ट डे कायो जब लेट से स्कूल आती है, तब सतोरू को समझ आ जाता है कि कायो की मॉम कायो को मोस्टली वीकेंड्स पे ही मारा करती थी, और उसके जख्म छिपाने के लिए उन्हें टाइम लग जाता था। इसीलिए कायो हर मंडे लेट आया करती थी। सतोरू अपने टीचर योशिरो के पास जाता है, जहां उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि कायो की मॉम कायो पर डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं। योशिरो बताते हैं कि उन्हें भी ऐसा लगता है, और वो बच्चों को बचाने वाली सर्विस होती है ना, उनके ऑफिसर्स पहले भी कायो के घर गए हैं, लेकिन हर बार कायो की मॉम घर पे होती ही नहीं है। खैर, सीन शिफ्ट होता है, जहां सतोरू कायो को आज रात अपने साथ एक क्रिसमस ट्री देखने चलने के लिए इनवाइट करता है। रात को वो दोनों उस ट्री के पास जाते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म होता है। नाउ चौथे एपिसोड के शुरुआत में हम सतोरू को देखते हैं, जो कि डिसाइड कर रहा होता है कि वीकेंड पे यानी कि सैटरडे या संडे पे वो कायो को उसकी मॉम से किसी तरह दूर रखेगा, ताकि उसकी मॉम उसे मार न सके। तो यही सब सोचकर वो सैटरडे को साइंस सेंटर जाने का प्लान बनाता है। सतोरू स्कूल के बाद कायो की मॉम से कायो को साइंस सेंटर भेजने के लिए पूछता है, और कायो की मॉम उससे पूछती है कि क्या वो साइंस सेंटर जाना चाहती है। नाउ सरप्राइजिंगली कायो हिम्मत दिखाकर हाँ बोलती है, और यहाँ हम देख पाते हैं कि कायो की मॉम उस पर हाथ उठाने ही वाली थी, लेकिन तभी सतोरू की मॉम यहाँ जाती है, और उनके समझाने के बाद वो कायो को भेजने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट डे साइंस सेंटर में कायो सतोरू क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और न जाने क्यों सतोरू को ऐसा लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। सतोरू अपने आप से ही कहता है कि अनजाने में ही वो सब कुछ फिर से वैसे ही दोहरा रहा है जैसे पहले भी हुआ था, विच मीन्स कि कुछ चीजें छोड़कर अभी भी सब पहले की तरह ही चल रहा था। लेकिन तभी यहाँ सतोरू के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जो कि उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, और ये देखकर सतोरू मन ही मन सोचता है कि नहीं, सब अलग हो रहा है। इस बार कायो अकेली नहीं है, ना तो कायो अकेले रहेगी, ना ही उसका किडनैपिंग होगा। खैर, इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं, और मंडे को कायो टाइम से स्कूल आती है, जिसे देखकर सतोरू इतना खुश होता है कि वो अनजाने में ही बोल देता है कि कायो कितनी क्यूट है, और ये सुनकर कायो अपने डेस्क पर से भाग जाती है। आज 29 फरवरी था, और आज के ही दिन सतोरू ने कायो को लास्ट बार उस पार्क में देखा था, विच मीन्स कि 1 मार्च को डे एक्स है, जिस दिन कायो का किडनैपिंग होगा। स्कूल के बाद सतोरू कायो को खुद घर छोड़ने जाता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी उठकर कायो के घर के बाहर खड़ा हो जाता है, ताकि वो कायो को अपने साथ ही स्कूल ले जाए। सतोरू कायो को घर पर देखकर खुश होता है, और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्कूल ले जाता है, और पूरे दिन उसके साथ ही रहता है। ना स्कूल के बाद वो उसे वापस घर छोड़ने भी जाता है, और यहाँ वो लोग रास्ते में उसी पार्क से गुजर रहे होते हैं जहाँ सतोरू ने कायो को लास्ट बार देखा था, और वो मन ही मन सोचता है कि उसने कायो को बचा लिया है। कायो को घर ड्रॉप करने के बाद जाने से पहले जानबूझकर चिल्लाते हुए कहता है, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा, ताकि अगर किडनैपर
पर यहाँ आसपास हो तो वो समझ जाए कि कायो अब अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और है जिसे उसकी परवाह है। नाउ अपने घर पर सतोरू 12 बजने का वेट करता है क्योंकि 12 बजते ही ये दिन ओवर हो जाएगा। सतोरू इतना चिंतित हो चुका था कि वो क्लॉक को लेकर चुपके से घर से बाहर निकलकर कायो के घर के बाहर खड़ा हो जाता है और 12 बजते ही चैन की सांस लेता है क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं होता। घर वापस आकर सतोरू सो जाता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होकर वो तुरंत कायो के घर भागता है। नाउ सतोरू को इतनी सुबह देखकर कायो हंसने लगती है और उसे इडियट कहती है। खैर आज 2 मार्च था, यानी कि आज सतोरू और कायो दोनों का बर्थडे है और इसीलिए स्कूल ओवर होते ही दोनों एक साथ जाने लगते हैं, लेकिन उनके टीचर उन दोनों को स्कूल में किसी काम में लगा देते हैं। अब इस वजह से सतोरू और कायो बहुत लेट जाते हैं और स्कूल के बाद शॉपिंग करके सतोरू और कायो घर आते हैं। नाउ घर में यहाँ उन्हें सरप्राइज मिलता है जहाँ उनके दोस्त ने पूरे रूम को उन दोनों के लिए सजा रखा था और उन लोगों ने मिस्टर यशिरो से कहा था कि वो सतोरू और कायो को काम में उलझा कर रखे ताकि वो लोग यहाँ डेकोरेशंस कर सके। कायो बताती है कि उसने सतोरू के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट रखा है और इसीलिए वो घर जल्दी जाना चाहती थी। सतोरू उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम प्रेजेंट कल भी दे सकती हो, और इतना कहते हुए सतोरू कायो को ब्यूटीफुल ग्लव्स एज ए प्रेजेंट देता है। पार्टी ओवर होने के बाद सतोरू कायो को उसके घर छोड़ने जाता है और यहाँ कायो सतोरू को अपना मफलर पहनाते हुए कहती है कि कल वो पक्का सतोरू का गिफ्ट पूरा करके स्कूल ले आएगी। सतोरू घर वापस जाते वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि लास्ट टाइम कायो अपने बर्थडे आने से पहले मारी गई थी, लेकिन सतोरू ने इस बार ऐसा नहीं होने दिया। नेक्स्ट डे सतोरू खुशी खुशी स्कूल पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि कायो आज स्कूल नहीं आई है। इसी के साथ चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि सतोरू सीधा कायो के घर भागता है और यहाँ अगर वो उसके डोर को नॉक करने लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सतोरू स्टोर रूम खोलकर चेक करता है लेकिन कायो यहाँ भी नहीं थी। तभी सतोरू यहाँ ग्राउंड पे किसी आदमी के शूज के निशान देखता है और वो सोचने लगता है कि वो टाइम में चीजें चेंज तो किया लेकिन शायद वो कायो को बचा नहीं पाया। जी हाँ, मोस्ट प्रोबेबली कायो फिर से किडनैप हो गई थी। नाउ 2 दिन बाद हम सतोरू की मदर के एक पुराने दोस्त मकोटो को उनसे बात करते हुए देखते हैं। दरअसल सतोरू की मॉम और मकोटो पहले एक साथ रिपोर्टिंग का काम किया करते थे और आज मकोटो सतोरू की मॉम को बताने आया था कि पास ही के एक टाउन में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था और पुलिस ने एक आदमी को इस सिलसिले में अरेस्ट भी कर लिया है। नेक्स्ट डे स्कूल में मिस्टर योशिरो अपने स्टूडेंट से झूठ बोल देते हैं कि कायो अपने ग्रैंड मदर के पास ही शिफ्ट हो गई है और ये झूठ उन्होंने इसलिए बोला था ताकि बच्चे असली बात जानकर घबरा नहीं जाए। यहाँ पुलिस ने कायो की मॉम को कस्टडी में ले लिया था और उनसे पूछताछ कर रही थी। दूसरी तरफ हम सतोरू केनिया को साथ देखते हैं जहां केनिया सतोरू को बताता है कि कायो के गायब होने के ठीक 6 दिन बाद पास ही के एक और टाउन से आयाना तनिशी नाम की एक और लड़की भी गायब हो गई। घर जाते वक्त सतोरू कायो की मॉम को गार्बेज डंप करते हुए देखता है जिसमें वो ग्लव्स भी शामिल थे जो कि कायो खुद से अपने हाथ से सतोरू के बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे बुन रही थी। ये देखकर सतोरू जोर से चीखते हुए यहाँ से भागता है और अचानक वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है जहां वो अपने आप को 29 साल के आदमी के रूप में देखता है, विच मीन्स कि वो वापस अपने समय 2006 में आ गया था। सतोरू देखता है कि यहाँ 2006 में अभी भी कुछ नहीं बदला था, उसकी मॉम का अभी भी कत्ल हुआ ही था और पुलिस उसे अभी भी खोज रही थी। सतोरू किसी तरह भागते हुए एक ब्रिज के नीचे पहुंचकर छिप जाता है। यहाँ वो याद करता है कि जब वो अपने घर गया था तब उसने अपनी मॉम की मृत शरीर के आसपास उनका फोन नहीं देखा था। इसका मतलब ये कि किलर उस फोन को इसलिए ले गया क्योंकि उसमें कुछ न कुछ एविडेंस था। इस पॉइंट में सतोरू को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो एक कैफे में जाता है और यहाँ उसे उसके बॉस की कॉल आती है। सतोरू अपने बॉस के यहाँ पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि ये तो बस एक ट्रैप था जो कि उसके बॉस और पुलिस ने मिलकर उसे पकड़ने के लिए बिछाया था। अब सतोरू किसी तरह यहाँ से बचकर भागता है और वो अपने सामने कातेगिरी को देखता है। कातेगिरी सतोरू का फोन स्विच ऑफ करवाती है ताकि पुलिस उसकी लोकेशन के बारे में ना जान पाए। वो सतोरू को अपने घर लाती है और उसे बताती है कि वो यहाँ महफूज है। वो जानती है कि सतोरू अपनी मॉम को नहीं मारा है, इसलिए वो उसकी मदद कर रही थी। यहाँ सतोरू कातेगिरी के घर पे वही ओल्ड मैगजीन देखता है जिसमें इस बार कायो के गायब होने की डेट लिखी हुई थी और वो डेट आगे बढ़ गई थी, विच मीन्स कि सतोरू कुछ चीजें तो चेंज कर पाया लेकिन इवेंचुअली जो फेट था उसको नहीं चेंज कर पाया। आई मीन आप देख सकते हैं डेट आगे बढ़ गया बट स्टिल किडनैपिंग तो हुआ ही। इस पॉइंट पे वो खुद से कहने लगता है कि अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं पास्ट को ठीक कर दूंगा। तो नेक्स्ट डे हम सतोरू के बॉस को कातेगिरी के घर के बाहर खड़ा देखते हैं और जैसे ही सतोरू मार्केट से यहाँ आता है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन तभी कातेगिरी यहाँ जाती है और गुस्से में उसका फोन तोड़ देती है। कातेगिरी सतोरू को वापस उसी ब्रिज के नीचे ले आती है और उसे यहीं छिपा रहने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब घर आकर कातेगिरी अपने मोबाइल में सतोरू की मॉम के फोन से किए गए एक मैसेज को देखती है। तभी कातेगिरी नोटिस करती है कि पूरे रूम में अचानक ही धुआं भर गया था।
कातेगिरी बेहोश हो जाती है और बाहर अब तक सतोरू भी आ गया था और वो कातेगिरी के जलते हुए घर में देखता है और घुसकर कातेगिरी को रेस्क्यू करता है। अब इस सबके दौरान कातेगिरी अपना फोन सतोरू के पॉकेट में डाल देती है। ऑब्वियसली इस पॉइंट पे इनका बॉस यहाँ आता है और सतोरू को वापस भागना पड़ता है। वो भागकर एक जगह पे बैठता है और तब उसे रियलाइज होता है कि उसके पॉकेट में कातेगिरी का फोन है जिसमें वो उस मैसेज को भी देख लेता है। सतोरू इसके बाद मकोटो से मिलने जाता है, जहां मकोटो बताता है कि दरअसल सतोरू की मां ने कुछ दिन पहले उसे कॉल किया था और उसे बताया था कि 18 साल पहले हुई किडनैपिंग्स में योकी नहीं बल्कि कोई और जिम्मेदार था और इसी सिलसिले में वो मकोटो को अपने घर बुलाई थी, लेकिन इससे पहले वो उनसे मिलता उनका कत्ल हो गया था। मकोटो बताते हैं कि 2 मार्च 1988 की रात को कायो की मॉम ने कायो की खूब पिटाई की थी और स्टोर रूम में उसे बंद कर दिया था। अचानक ही कुछ देर बाद कायो स्टोर रूम से गायब हो गई थी और मकोटो ये भी बताते हैं कि पुलिस को ग्राउंड पे जो फुटप्रिंट्स मिले थे वो योकी के थे और इसके बाद पुलिस ने बताया कि एक्चुअली मर्डरर ने स्टोर रूम से कायो की बॉडी को बाहर निकाला और जानबूझकर उसके फेस पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि स्नो में कायो का दम घुट जाए। तो ऐसे में अगली सुबह कायो की मॉम को उसकी लाश मिली और डर कर उन्होंने जानबूझकर कायो की लाश को छिपा दिया। पुलिस ने योकी को इस केस में अरेस्ट कर लिया और उसे सजा सुना दी, लेकिन योकी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने उन मिसिंग बच्चों को मारा था। मकोटो आगे ये बताते हैं कि इसी तरह के इंसिडेंट में बाकी टाउन से पकड़े गए लोगों ने भी कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ कातेगिरी को होश आता है और वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि सतोरू ने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सब इस बात के खिलाफ होते हैं। सभी को लग रहा था कि सतोरू यहाँ कातेगिरी को मारने आया था। अब इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि कातेगिरी के कंधे पे कोई हाथ रखता है और सीन वापस यहाँ से मकोटो पर आ जाता है, जो कि सतोरू को बताते हैं कि किलर जो भी है उसने सतोरू की मॉम और कातेगिरी पे अटैक इसलिए किया था क्योंकि वो दोनों ही उस किलर को पहचानती हैं। मकोटो यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं और सतोरू उनके कंप्यूटर से 18 साल पहले के इंसिडेंट्स की रिपोर्ट निकालता है, जहां उसे पता चलता है कि 15 साल पहले कायो के बाद उसका एक और दोस्त भी अपने आप ही गायब हो गया था। यहाँ मकोटो हॉस्पिटल में कातेगिरी के रूम में जाते हैं, जहां उन्हें कातेगिरी की जगह कातेगिरी की मॉम मिलती है और वो बताती है कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो उसकी हेल्प कर रही हैं। यहाँ कातेगिरी अपने कार में सतोरू के पास जा रही थी और यहाँ हम एक ब्लैक कार को उसका पीछा करते हुए देखते हैं। कातेगिरी कॉल करके सतोरू को ब्रिज के नीचे बुला लेती है एंड देन बताती है कि उसे मिस्टर मिशिज़ोनो पे शक है। तभी पुलिस यहाँ जाती है और सतोरू को अरेस्ट कर लेती है और कातेगिरी रोते हुए उसे कहती है कि वो उसका विश्वास करे, ये पुलिस उसने नहीं बुलाई है। सतोरू कातेगिरी से कहता है कि आई नो तुमने पुलिस को नहीं बुलाया है, क्योंकि दरअसल सतोरू ने इस भीड़ में उसी आदमी को देख लिया था जो कि उसकी मॉम की कत्ल वाली रात उससे टकराया था। वो किलर स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो जीत गया था और इसी के साथ 6वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है, जिसके साथ पार्ट 1 भी हमारा ओवर हो गया है। तो 7वें एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम सतोरू को देखते हैं जो कि जोर से चिल्लाता है गो बैक, और इसी के साथ वो फिर से टाइम में पीछे उस दिन पर चला जाता है जहां वो कायो के साथ साइंस सेंटर आया था। यहां से इवेंट्स फिर से रिपीट होने लगते हैं और घर वापस जाते वक्त केनिया सतोरू से एक बुक के बारे में पूछता है जो कि उसने सतोरू को पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन सतोरू को उस बुक के बारे में कुछ याद नहीं आता, इसलिए वो कह देता है कि उसने अभी वो बुक नहीं पढ़ा है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि केनिया ने सतोरू को किसी तरह का बुक दिया ही नहीं था। जी हाँ, दरअसल केनिया को सतोरू की बिहेवियर में काफी चेंजेस दिखाई देने लग गए थे और इसीलिए वो जानना चाहता था कि आखिर सतोरू को क्या हुआ है। वो सतोरू से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और हमारे लिए इतना केयर क्यों दिखा रहे हो। अब सतोरू केनिया को अपने रिवाइवल के बारे में तो कुछ नहीं बताता, लेकिन उससे इतना जरूर कहता है कि कायो की जान खतरे में है और इसीलिए वो कायो की मदद करना चाहता है। ऐसे में केनिया कहता है कि वो भी सतोरू की मदद करेगा। नाउ शाम को सतोरू कायो को घर खुद छोड़ने जाता है, जिसके बाद हम 1 मार्च का सीन देखते हैं जहां कुछ इंसिडेंट्स लास्ट टाइम के मुकाबले इंप्रूव हुए थे और ये दिन इजीली निकल जाता है। इसके बाद 2 मार्च आता है जब सतोरू की बर्थडे पार्टी चल रही थी और पार्टी के बीच सतोरू यूकी के घर जाकर विंडो पे पत्थर मार देता है ताकि यूकी के डैड पुलिस को फोन कर दे, और इससे क्या होगा कि उस एरिया में आसपास पुलिस रहेगी तो किलर यहाँ नहीं आ पाएगा। इसके बाद सतोरू कायो की मॉम को सीढ़ियों से गिरा देने का सोचता है ताकि वो उस कायो से दूर रह सके, लेकिन यहाँ केनिया सतोरू को समझाता है कि उन्हें कायो की मॉम को किसी और तरह से हैंडल करना होगा। तो नेक्स्ट सीन में सतोरू कायो को घर छोड़ते वक्त एलिमेंट्री स्कूल के एक पुराने बस में ले जाता है जो कि अब यूज नहीं होता था। सतोरू और केनिया यहाँ कायो के रहने का सारा इंतजाम कर चुके थे और वो कायो को सब समझा बुझाकर यहाँ छिपा देते हैं। अब उस दिन तो कायो, सतोरू और केनिया ये सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ठीक अगली रात जब कायो बस में सो रही होती है तब हम किसी अनजान आदमी को बस का डोर ओपन करते देखते हैं।
इसी के साथ 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। बैक टू स्टोरी 8वें एपिसोड की शुरुआत में हम उसी आदमी को बस के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं, जहां वो आदमी अपना बैग रखता है और सामने रखे एक बॉक्स पर बहुत जोर से किक मारता है, जिसकी आवाज सुनकर कायो बहुत डर जाती है। ना फॉर्चुनेटली यहाँ एक पर्दा लगा हुआ था और वो आदमी पर्दे के उस पार नहीं आता है जहां कायो छुपी हुई थी। खैर, अगले दिन स्कूल में मिस्टर यशीरो देखते हैं कि कायो प्रेजेंट नहीं थी और इसीलिए वो सतोरू से बात करके चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज वाले को कॉल कर देते हैं। रात को हम मिस्टर यशीरो और ऑफिसर्स को कायो के घर जाते देखते हैं, लेकिन यहाँ घर में कोई नहीं था। ऑल्दो डिनर टेबल पे हाफ फिनिश्ड डिनर पड़ी हुई थी, विच मीन्स कि कायो की मॉम पुलिस को देखकर यहाँ से भाग निकली। तो इसके बाद सतोरू और उसके फ्रेंड्स कायो से मिलने बस में जाते हैं, जहां केनिया बताता है कि बस कुछ ही समय बाद ऑफिसर्स कायो और उसकी मॉम को अलग कर देंगे और ये बात सुनकर कायो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद कायो सतोरू को उसका गिफ्ट देती है, जो कि दरअसल हैंड ग्लव्स थे, जिन्हें कायो ने खुद से उसके लिए बुना था। नाउ कायो सतोरू को आज रात यहीं उसके पास रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे यहाँ अकेले रात को डर लगता है और वो उन्हें लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में बताती है, जहाँ एक अनजान आदमी इस बस के अंदर आया था। साथ ही वो उन्हें उस आदमी का बैग भी दिखाती है। अब बैग को खोलने पर सतोरू बहुत बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मास्क, रबर शूज और रोप वगैरह रखे हुए थे, जो कि ऑब्वियसली किसी किडनैपर का सामान था। ये देखकर सतोरू समझ जाता है कि इतने समय से वो लोग किलर के ही सीक्रेट ठिकाने पर छिपे हुए थे। ऐसे में वो कायो को यहाँ से निकालने का डिसाइड करता है, जिसके बाद केनिया सतोरू से पूछता है कि क्या उसके पास कोई और प्लान है। इसके जवाब में सतोरू यस कहता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को सतोरू के घर के बाहर देखते हैं। सतोरू यहाँ अपनी मॉम से कहता है कि वो बस अपनी फ्रेंड की मदद करना चाहते हैं, उन्हें कायो की सिचुएशन के बारे में सब बताता है, जिसके बाद सतोरू की मॉम खुशी खुशी कायो को यहाँ रुकने के लिए अलाउ कर देती है। देन वो मिस्टर यशीरो को कॉल करके उन्हें बताती है कि अभी अभी सतोरू और उसके फ्रेंड्स कायो को यहाँ लेकर आए हैं और वो यशीरो से पूछती है कि अब कायो का क्या होगा, जिस पे यशीरो कहते हैं कि उन्हें एक प्लान बनाना होगा जिससे कायो की मॉम की सच्चाई सामने आए और पुलिस कायो और उसकी मॉम को अलग कर दे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम कायो की मॉम को अपने घर में देखते हैं, जहाँ वो कायो का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक रही होती है और तभी डोर बेल रिंग करती है, जिसे सुनकर वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस बाहर आ गई है। लेकिन बाहर से कायो उन्हें आवाज लगाती है और गुस्से में वो बाहर जाकर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी कायो के पीछे से सतोरू और उसकी मॉम आ जाते हैं। 8वां एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब 9वें एपिसोड में हम देखते हैं कि कायो की मॉम सतोरू और उसकी मॉम पे आरोप लगाने लगती है कि वो लोग उसकी बेटी को पता नहीं कहां लेके चले गए। लेकिन एन मौके पे यहाँ पुलिस आती है और पुलिस को सब कुछ पता था कि कायो की मॉम अब्यूजिव है, इसलिए वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। मिस्टर यशीरो यहाँ कायो की नानी को लेकर आए थे और ऐसे में हम कायो की मॉम का फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल कायो की मॉम का हस्बैंड उन्हें बहुत मारता पीटता था और इसीलिए उन्होंने डाइवोर्स लिया, लेकिन डिवोर्स के बाद उन्हें अकेले कायो को पालना पड़ रहा था और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो कायो पे हाथ उठा देती थी। कायो की मॉम अरेस्ट हो जाती है और इसके बाद कायो की कस्टडी उसके नानी को मिल जाती है और कायो की नानी उसे हमेशा के लिए अपने गांव लेकर चली जाती है। तो ऐसे में वी कैन से कि कायो अब सुरक्षित थी और इसीलिए सतोरू किलर के नेक्स्ट टारगेट पर नजर रखने लगता है, जो कि अयाना कनिशी नाम की लड़की थी। अब ये नाम बहुत बड़ा है, इसलिए मैं अयाना कहूंगा। खैर, अयाना दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए उसका दोस्त बनना सतोरू के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो एक दिन सतोरू उसका घर पता करने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है और इससे पहले कि वो उसके घर का पता लगा पाता, सतोरू की मॉम यहाँ जाती है और सतोरू को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में उन्हें यशीरो मिलते हैं, जो कि उन्हें लिफ्ट देते हैं। सतोरू यशीरो से पूछता है कि क्या वो मैरिड है, जिसपे यशीरो बताते हैं कि उन्हें आज तक कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं। यहाँ बातों के दौरान सतोरू गाड़ी के कंपार्टमेंट से कुछ तो बाहर खींचने लगता है, जिसे देखकर मिस्टर यशीरो बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। अब कंपार्टमेंट खुलते ही अंदर से बहुत सारी कैंडीज बाहर गिर जाती है, विच वाज सरप्राइजिंग। ऐसे में यशीरो कहते हैं कि उन्हें स्मोकिंग छोड़े हुए 3 साल हो गए हैं और वो स्मोकिंग की जगह अब ये कैंडीज खा लिया करते हैं। एनीवेज, अगले दिन क्लास के बाद केनिया सतोरू से पूछता है कि वो कायो की जान बचा लेने के बाद भी इतना परेशान क्यों रहता है। ऐसे में सतोरू कहता है कि उसे किलर का पता लगाना है ताकि कोई और बच्चा उसका शिकार ना बने। लेकिन अब ये और भी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि किलर ने उस अनयूज्ड बस से अपना सारा सामान हटा लिया था। इस पॉइंट पे केनिया सोचने लग गया था कि सतोरू को ये सब कैसे पता है, लेकिन सतोरू कहता है कि मुझे ये सब मत पूछो, बस मेरी मदद करो। यहीं पे 9th एपिसोड खत्म होता है। अब 10वें एपिसोड के शुरुआत में सतोरू अपने दोस्तों के साथ अयाना से दोस्ती करने जाता है। अयाना इन्हें देखकर कहती है कि तुम वही लोग हो ना जो उस ओल्ड बिल्डिंग में जाते हो। अब ये बात सुनकर सतोरू और उसके फ्रेंड काफी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ओल्ड बिल्डिंग उनका सीक्रेट हाइड आउट है, लेकिन ये बात तो अयाना को भी पता है।
अयाना उन लोगों से कुछ खास बात तो नहीं करती, लेकिन अगले दिन वो खुद ही इन लोगों के सीक्रेट हाइड आउट पे आ जाती है क्योंकि उसे सीक्रेट हाइड आउट देखने का मन कर रहा था। इसके बाद वो सब लोग यहाँ बढ़िया टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल ओवर होने के बाद वो लोग अयाना से मिलने जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। इसी तरह वो लोग डेली टाइम स्पेंड करने लगते हैं और सतोरू रियलाइज करता है कि अब काफी टाइम निकल गया है, तो ऐसे में अब कायो, हिरोमी और अयाना या फिर कोई भी बच्चा उस किलर से सेफ है। बट स्टिल सतोरू को अब भी किलर को पकड़ना था। खैर अगले दिन हिरोमी सतोरू को बताता है कि आजकल मिसातो काफी अकेले रहने लग गई है। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो ये वही मिसातो है जिसने कायो पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाया था, एंड सिंस सतोरू ने उसे गलत साबित कर दिया था, इसीलिए उस दिन के बाद से ही कोई भी मिसातो का दोस्त नहीं बनना चाहता था। अब क्योंकि मिसातो अकेली हो गई थी, वो किलर का टारगेट बन सकती थी, इसीलिए सतोरू उसे ट्रैक करना शुरू करता है। वो मिसातो को गर्ल्स बाथरूम में जाते देखता है और वो वहीं बाहर आकर वेट करने लगता है। अब काफी देर हो जाने के बाद भी मिसातो बाहर नहीं आती, इसलिए सतोरू अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां मिस्टर यशिरो आ जाते हैं और वो सतोरू से पूछते हैं कि वो यहाँ अंदर क्या कर रहा है। सतोरू घबराते हुए कहता है कि वो मिसातो का वेट कर रहा था और तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पीछे भी एक रास्ता है जहां से अभी अभी मिस्टर यशिरो आए थे। ठीक इसी समय नीचे से यूकी के डैड का ट्रक जा रहा होता है और सतोरू को लगता है कि कहीं इस ट्रक में किलर तो नहीं जो मिसातो को किडनैप करके ले जा रहा है, इसलिए वो मिस्टर यशिरो को उस ट्रक का पीछा करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को उस ट्रक का पीछा करते देखते हैं, जहां सतोरू मिस्टर यशिरो से कहता है कि वो और उसके फ्रेंड्स आजकल एक किडनैपर और डिटेक्टिव वाली गेम खेल रहे हैं, जहां वो ये इमेजिन करते हैं कि यहाँ एक किडनैपर घूम रहा है जो कि अकेले बच्चों का किडनैपिंग करता है, और इसलिए वो ऐसे स्टूडेंट से दोस्ती करते हैं जो अकेले होते हैं। इससे स्टूडेंट का भी भला हो जाता है और इसीलिए ही वो मिसातो से भी दोस्ती करना चाहता है। अब ऑब्वियसली सतोरू कुछ तो कहानी बना रहा था अपना पूरा प्लान छिपाने के लिए, लेकिन ये सुनकर यशिरो कहते हैं कि भले ही ये एक गेम है लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है। इसके बाद वो सतोरू को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो अपनी कार ट्रक से ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेते हैं और सतोरू से कहते हैं कि चिंता मत करो, उस ट्रक में कोई किडनैपर नहीं है और मिसातो भी अभी वॉशरूम में सेफ है। वैसे अगर चिंता करना ही है तो अपनी करो। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे यशिरो रिवील करते हैं कि वही कायो को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे, यानी कि वही किडनैपर है। लेकिन सतोरू कायो से दोस्ती कर लिया, इससे वो कायो को किडनैप नहीं कर पाए। फिर वो अयाना को किडनैप करने का सोचे, लेकिन वो उससे भी दोस्ती कर लिया। तो इतनी बार उनके टारगेट को खराब करना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, इसलिए कंफर्म करने के लिए ही यशिरो ने प्लान बनाया, जिसके मुताबिक वो अकेले रहने वाले मिसातो के बारे में हिरोमी को बताया और देखते ही देखते सतोरू मिसातो को बचाने उसके पीछे भागता आया। यशिरो पहले से ही मिसातो की ड्रिंक में पिल्स मिला दिए थे, जिसकी वजह से उसे वॉशरूम जाना पड़े, एंड देन उन्होंने ही यूकी के फादर से यहाँ का खाना ऑर्डर किया था और उसी के अकॉर्डिंग सारी टाइमिंग मैच हुई और सतोरू उनके प्लान में फंस गया। अब ऑब्वियसली ये सब सुनकर सतोरू शॉक में था, क्योंकि वो सोचा ही नहीं था कि किडनैपर उसके टीचर भी हो सकते हैं। खैर इसके बाद यशिरो कार को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां ठंडे बर्फीले पानी से भरी एक लेक थी। यशिरो कहते हैं कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक छोटे बच्चे ने मेरे हर एक प्लान को नाकाम कर दिया, एज इफ तुम फ्यूचर देख पाते हो। खैर जो भी हुआ, अब खेल खत्म होता है और इतना कहकर यशिरो कार से बाहर निकल जाते हैं और सतोरू को कार के सहित लेक में गिरा देते हैं। इसके बाद यशिरो यहाँ से जाने लगते हैं और सतोरू डूबते हुए कहता है कि यशिरो मैं तेरा फ्यूचर देख सकता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे से उसकी फ्यूचर की मेमोरीज डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देने लगती है, एज इफ उसका फ्यूचर खत्म हो रहा हो, और सतोरू की सांसें रुक जाती है और इसी के साथ 10वां एपिसोड खत्म होता है। नाउ 11वें एपिसोड में हम यशिरो के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब वो 6th स्टैंडर्ड में था। उनकी एक फ्रेंड के 2 हैमस्टर्स थे जिनके कुछ बच्चे हुए थे और वो इतने हैमस्टर्स नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उन्होंने वो हैमस्टर्स यशिरो को दे दिए। घर आकर यशिरो ने हैमस्टर्स को पानी में डुबो दिया और 3 घंटे बाद जब वो अपने रूम में वापस आया तब सभी हैमस्टर्स पानी में डूबकर मर चुके थे, लेकिन एक हैमस्टर अभी भी जिंदा था। वो हैमस्टर एक दूसरे हैमस्टर की डेड बॉडी पे चढ़ा हुआ था और ये हैमस्टर यशिरो को बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे अपना पेट रख लिया और उसका नाम स्पाइस रख दिया। अब अपने इस हैमस्टर को देखकर यशिरो को एक पुरानी कहानी याद आई, जो कि कंडाता नाम के एक पापी के बारे में थी। कहानी के मुताबिक कंडाता नाम का एक पापी नरक में सड़ रहा था और उसने एक बार एक मकड़ी की जान बचाई, इसीलिए इससे खुश होकर भगवान ने उसके लिए स्वर्ग से नीचे नरक तक एक मकड़ी का जाल लटका दिए, जिससे वो नरक से बाहर निकल सके।
कंदाता उस मकड़ी के जाल पे चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब बाकी पापी भी उसी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो कंदाता उन्हें लात मार के गिरा दिया। ये देखकर भगवान ने वो जाल तोड़ दिया और कंदाता वापस नर्क में गिर गया। अब ये तो बस एक कहानी थी, लेकिन रियल में उस हैमस्टर को पालने के बाद से मिस्टर यशीरो को भी सभी के सर पे वो मकड़ी का जाल दिखने लग गया था और यशीरो ने एक एक करके उस जाले से बंधे लोगों को मारना शुरू कर दिया। बेसिकली कहा जाए तो यशीरो थोड़ा इविल थे और वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी थे। एनीवेज, फिर एक दिन सतोरू ने उनके मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की और फिर यशीरो को उसके सर पे भी वही जाल दिखने लगा, लेकिन वो तब भी नहीं मरा और इसलिए उन्होंने उसका नाम स्पाइस रख दिया और उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दिस मीन्स कि सतोरू अभी भी जिंदा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम सतोरू के मॉम को रोते हुए देखते हैं और ठीक उनके सामने सतोरू हॉस्पिटल बेड पे पड़ा होता है और ये ईयर 2003 होता है जहाँ सतोरू 26 साल का हो गया था। यस, वो पिछले 15 साल से कोमा में था और अब जाकर उसे होश आया होता है। यहाँ डॉक्टर सतोरू से पूछते हैं कि बेहोश होने से पहले उसे आखिरी कौन सी बात याद है। सतोरू बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, उसकी सारी यादें धुंधली हो गई थी। सतोरू मनी मन कहता है कि वो 15 साल से सो रहा था, लेकिन जब अब उसकी आंखें खुल गई है फिर भी उसे कुछ नया नहीं लग रहा था। आई मीन टू से कि वो एक बुक पढ़ रहा होता है और वो नोटिस करता है कि उसे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स के बारे में भी पता था, लेकिन उसने ये सब पढ़ा कब? यानी कि उसके दिमाग का लेवल 11 साल के किसी बच्चे की तरह नहीं था जैसा होना चाहिए था आइडियली, बल्कि एक 26 साल के जवान इंसान की तरह था। यहाँ सतोरू के दोस्त केनिया और हिरोमी उसे मिलने आए होते हैं और थोड़ी देर बाद एक लेडी उसे मिलने आती है जिसे देखकर सतोरू बहुत ही इमोशनल होता है, क्योंकि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि कायो थी। कायो की हिरोमी से शादी हो चुकी थी और उनका एक छोटा सा बेबी भी था। सतोरू कायो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिसके बाद कायो सतोरू को थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही आज कायो की लाइफ इतनी अच्छी हो सकी थी। सतोरू को पिछली बातें याद नहीं थी, इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिर उसने पास्ट में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो उसे थैंक्स कर रही है। इसी बीच कायो का बेबी रोने लगता है और सतोरू उसे चुप कराने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है और वो बेबी उसके हाथ पे अपना हाथ टच करता है और ये ठीक उसी तरह था जैसे बचपन में कायो ने सतोरू का हाथ टच किया था और इसके बाद वो बेबी शांत हो जाता है। इस दिन के बाद से सतोरू और भी ज्यादा सीरियसली एक्सरसाइज करने लगता है क्योंकि वो ठीक होना चाहता था। यहाँ हॉस्पिटल में सतोरू की एक 9 साल की छोटी बच्ची कुमी से दोस्ती हो जाती है, जहाँ कुमी बताती है कि उसका कुछ दिन बाद एक ऑपरेशन होने वाला है और उसे बहुत डर लग रहा है। इस पे सतोरू कुमी से कहता है कि अगर उसे कभी भी डर लगे तो वो बस अपने पेरेंट्स का हंसता हुआ चेहरा याद कर ले, जिससे उसका डर खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो कि सतोरू को अपना नाम मिस्टर निशिजोनो बताता है। अगर आपको याद होगा तो सतोरू के अरेस्ट होने से पहले ब्रिज के नीचे कातेगिरी ने सतोरू को यही नाम बताया था। मिस्टर निशिजोनो सतोरू से पूछते हैं कि क्या उसने उन्हें पहचाना और इसके बाद वो अपना हैट और ग्लासेस उतार कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि उनका असली नाम मिस्टर यशीरो है और वो उसके होम रूम टीचर हुआ करते थे। मिस्टर यशीरो बताते हैं कि 5 साल पहले उन्होंने शादी करी, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया और वो काउंसिल मेंबर बन गए हैं। मिस्टर यशीरो सतोरू से कहते हैं कि पिछले 15 साल से वो सतोरू के होश में आने का वेट कर रहे हैं और सतोरू ने बताता है कि उसकी मेमोरी जा चुकी है, जिसपे यशीरो कहते हैं कि तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। खैर, कुछ और दिन इसी तरह बीत जाते हैं और अब कुमी का ऑपरेशन होने वाला था। सतोरू कुमी से मिलने जा रहा होता है और रास्ते में उसे यशीरो मिलता है। सतोरू यशीरो से कहता है कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहता है और यशीरो कहते हैं कि उन्हें बात करने के लिए एक अच्छी जगह पता है और वो सतोरू को हॉस्पिटल के रूफटॉप पे ले जाते हैं। रूफटॉप पे आते ही सतोरू यशीरो से कहता है कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब फिनाले एपिसोड में हम देखते हैं कि जब कायो के बेबी ने सतोरू के हाथ पे अपना हाथ टच कराया था तब एक झटके में सतोरू की सभी मेमोरीज वापस आ गई थी। इसके बाद केनिया और हिरोमी सतोरू से मिलने आए थे, जहां सतोरू उन दोनों को बताता है कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है और उसे पता है कि 15 साल पहले होने वाली किडनैपिंग्स का जिम्मेदार कौन था और किसने उसे जान से मारने की कोशिश करी थी। ऐसे में वो उन दोनों से उस किलर को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है। सीन शिफ्ट होकर रूफटॉप पे आ जाती है, जहां यशीरो खुश हो जाता है कि सतोरू की मेमोरी वापस आ गई है और वो सतोरू से कहता है कि 15 साल पहले सतोरू ने उनके सभी प्लान्स पे पानी फेर दिया था और किसी बच्चे के लिए ये सब करना इम्पॉसिबल था। यशीरो से पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। डूबने के पहले भी उसने कहा था कि वो उनका फ्यूचर देख सकता है और इसका क्या मतलब था। तभी अचानक से यशीरो को ध्यान आता है कि शायद सतोरू जानबूझकर यहाँ आया है और जरूर वो उनकी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो वो चेक करते हैं और सतोरू के पास से सचमुच में एक फोन निकलता है जिसमें एक कॉल कनेक्टेड था। यशीरो वो कॉल कट करता है, जिसके बाद वो कहता है कि 15 साल पहले जो कुछ भी नहीं हो सका उसका कोई भी सबूत नहीं बचा है
और वैसे भी सतोरू की वजह से कभी भी वो अपने अपराध को अंजाम दे ही नहीं पाया, इसीलिए उन्हें फंसाना नामुमकिन है। वो बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले उसने कुमी के मेडिसिन में जानलेवा सब्सटेंस मिला दिया है और उस पर सतोरू के फिंगरप्रिंट छोड़ दिए हैं, जिस वजह से ऑपरेशन होने से पहले ही कुमी मर जाएगी और सारा इल्जाम सतोरू पे आ जाएगा। इस गिल्ट में आकर शायद सतोरू अपने आप को मार ले, है ना। सतोरू कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का मिसिंग पीस हूं। वो कहता है कि तब भी वही जीता था और आज भी वही जीतेगा। इसके बाद सतोरू सीधे टेरेस से गिरने जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि सतोरू नीचे गिरता, यशीरो उसका व्हीलचेयर पकड़ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। यशीरो सतोरू से कहता है कि 15 साल बहुत होते हैं और उसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिस्टर यशीरो इन 15 सालों में रोज सतोरू को देखने आया करते थे और उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो उसे मार ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें जीने की एक नई वजह मिल गई थी। जी हाँ, यशीरो को जानना था कि आखिर सतोरू उनके प्लान पे कैसे पानी फेर रहा था और इसी एक्साइटमेंट में वो सतोरू को नहीं मारते थे। यशीरो इमोशनल होकर कहता है कि तुम जब तक हो तब तक ही मैं भी जी सकता हूँ, और इतना कहकर वो अपना हाथ छोड़ देता है, जिससे सतोरू नीचे गिरता है और इसके बाद यशीरो खुद भी अपने आप को मारने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी वो नीचे देखता है कि सतोरू के फ्रेंड्स नीचे एक प्रोटेक्टिव शीट लेकर खड़े थे जिसपे गिरकर सतोरू की जान बच गई थी, और ये देखकर यशीरो हंसने लगता है और वहां से पीछे हट जाता है। इसके बाद पानी में वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है जहां उसे अपने सर पे वही मकड़ी का जाला दिखाई देने लगता है। ऐसा होते ही वो सरेंडर कर देता है और पुलिस यशीरो को सतोरू पर जानलेवा हमला करने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। क्लोजिंग सीन में हम सतोरू को एक दिन उसी ब्रिज के पास देखते हैं जहां वो तब आया था जब उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। उस जगह को देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, लेकिन इस वाले टाइमलाइन में वो घटना कभी हुई ही नहीं थी क्योंकि सतोरू ने अपना सारा फ्यूचर ही बदल दिया था। लेकिन उसकी मेमोरी में अभी भी वो सब वैसा का वैसा ही था। तभी बाहर बारिश होने लगती है और एक लड़की उस बारिश से बचने के लिए ब्रिज के नीचे आती है और वो सतोरू से कहती है कि क्या वो यहाँ खड़ा हो सकती है। उसे देखकर सतोरू इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कातागिरी थी। जी हाँ, सतोरू की वही कलीग जिसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद करी थी। लेकिन इस टाइमलाइन में सतोरू और वो एक अजनबी हैं क्योंकि वो तो सतोरू से कभी मिली ही नहीं थी, और इसी के साथ सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इरेज्ड एनिमे की कहानी, एंड आई नो कि एंड में आपको स्पाइडरमैन नो वे होम वाली फील आई होगी। मुझे एंड में देखकर वही सीन याद आ गया जब पीटर सबकी मेमोरी से गायब होकर वापस एमजे से मिलने जाता है। सिमिलर वे में सतोरू भी बिना कुछ स्वार्थ देखे जब सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगा देता है तो फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। अब सिंस यशीरो एक साइको था और वो वीक लोगों को मारने का आदी था, उसे ऐसे में सतोरू में स्पाइस दिखाई देता है जो कि बाकियों से स्मार्ट है, इसलिए वो उसे मरने नहीं देता और उसके कोमा से बाहर आने का वेट करता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर सतोरू ने वो सब कैसे कर लिया था। 15 साल तक वो सतोरू के ठीक होने का वेट किया और इसी तरह उसकी लाइफ को एक पर्पस मिल गया था जो कि था अपना आंसर खोजना। वो जब भी सतोरू को मारने जाता था वो ये सोचकर रुक जाता था कि अगर वो उसे जान से मार देगा तो उसके सवालों का जवाब कौन देगा। फाइनली जब उसे आंसर मिल जाता है तब वो रिलीव्ड फील करता है और सतोरू को रूफ टॉप से फेंक देता है। लेकिन यहाँ सतोरू ने स्मार्टनेस दिखाते हुए सब कुछ प्लान किया था और ये देखकर यशीरो को रियलाइज होता है कि वो सतोरू जितना स्मार्ट नहीं था, और इसके बाद वो अपने आप को एज वीक देखने लगा और उसे खुद के सर पे मकड़ी का जाल दिखाई देने लगता है। अब यहाँ ऐसी भी एक थ्योरी दी जाती है कि क्योंकि यशीरो ने कुमी को जानलेवा मेडिसिन दे दी थी तो हो सकता है कि सतोरू का एक और रिवाइवल हुआ होगा जहाँ उसने फ्यूचर में यशीरो का प्लान जान लिया होगा और इसीलिए नेक्स्ट बार वो सब प्लान करके यहाँ आया और इस बार उसने यशीरो के मुंह से सब उगलवा लिया और पुलिस के सामने सारे एविडेंस सामने आ गए। अब जो भी हुआ हो, फाइनली ये हुआ कि सतोरू ने सब कुछ ठीक कर दिया था और भले ही उसकी लाइफ कुछ खास नहीं हो पाई, लेकिन जो लोग भी उससे जुड़े थे उन सब की लाइफ अच्छी हो गई थी और सतोरू के लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।